गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th से 10th में प्रमोट हुए बच्चों का सबसे पहले केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, मेरा नाम तेजू सर है, आप मुझे तेजू सर ही कहेंगे और मैं गवर्नमेंट केमिस्ट्री लेक्चरर हूं। आपको साइंस पढ़ाने आया हूं। साइंस हम शुरू करें उससे पहले आप एक बात जान लें कि जो पिछले साल 10th में साइंस के बच्चे थे उनकी जो बुक थी, जो साइंस का जो सिलेबस था वो अलग था और आप लोगों का अलग होगा। इसका मतलब है आपकी नई किताबें आएंगी और आपका सिलेबस बदल गया है। जो नया सिलेबस है उस सिलेबस को हम एनसीईआरटी सिलेबस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 10th क्लास की साइंस नए सिलेबस मतलब एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे। मैं रोजाना आपको 15-20 मिनट की एक वीडियो अपलोड किया करूंगा आपके लिए चैनल पर और आप डेली 15-20 मिनट की साइंस की क्लास जो है वो देखा करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे और जब आपका स्कूल लगेगा तो उससे पहले अच्छी खासी साइंस जो है आप कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और अपने शुरू करें इससे पहले आप सभी अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता दें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है इसके बारे में बता दें और उन सबको भी साथ ले आएं और स्टार्ट कर दें साइंस। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th लेसन नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 जो डेली की क्लास होगी, हर क्लास को मैं एक एपिसोड कहा करूंगा। कल दूसरा एपिसोड होगा, फिर तीसरा एपिसोड होगा। तो एपिसोड नंबर 1 लेसन का नाम, पहले लेसन का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, पहले लेसन का नाम हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो डेली एपिसोड आएंगे ना वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई दूसरा एपिसोड आ गया, तीसरा आ गया, तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आप क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक सामान्य बात करते हैं। इसको जानने के लिए क्या करते हैं, एक सामान्य बात करते हैं। बच्चों अभी गर्मियां पड़ रही हैं, अगर आप दूध लिया आपने और उसको खुले में छोड़ दिया, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखा, बाहर छोड़ दिया, तो थोड़े टाइम में क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, फट जाएगा, जिसको हम कहते हैं। क्या फटे हुए दूध से आप चाय बना सकते हो? क्या फटे हुए दूध को आप पी सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने दूध लिया था और जब उसके बाद जब आपने उसको बाहर रख दिया और वो फट गया, तो अब पहले वाले दूध में और अब वाले दूध के गुणों में क्या आ चुका है? अंतर आ चुका है। ठीक है, तो पहला जो हमने बात करी, पहली बात जो करी वो क्या करा है कि यदि दूध को क्या किया जाए? गर्मी में खुला छोड़ दिया जाए। ठीक है, खुला छोड़ देने पर, ठीक है, खुला छोड़ देने पर क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? कि दूध फट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दूध फट जाएगा। दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और फटे हुए दूध में और इस दूध में के गुणों में अंतर होगा ना, दोनों के गुण अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि फटे हुए दूध से आप चाय नहीं बना सकते, फटे हुए दूध को आप पी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के गुणों में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम करते हैं। बच्चों आपने लोहे को देखा है कि रेलवे स्टेशन पर कहीं लोहा पड़ा है, पुराने लोहे के गार्डर पड़े हैं या किसी पुराने घर में लोहे के गेट पड़े हैं, तो आप देखना कि उसके नीचे जो है वो क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग। क्यों? क्योंकि वो जो लोहा है वो वायु के संपर्क में भी रहता है और पानी के संपर्क में भी रहता है, बारिश वगैरह होती रहती है और वैसे भी ना वायु के अंदर पानी होता है, वायु के अंदर नमी भी होती है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि जो लोहा होता है, लोहा जो है वो नम वायु के संपर्क में आता है। नम वायु के संपर्क में आता है तब क्या होता है? संपर्क में आता है तब क्या होता है? लोहे पर जंग लग जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? लोहे पर जंग लग जाती है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये जो जंग लगा लोहा है, ये जो जंग लगा लोहा है, इसमें और जो पहले सही लोहा था उसमें, इन दोनों के गुणों में अंतर होगा ना?
होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हम आपस में बातें कर रहे हैं, आपको मजे लेने हैं, कहीं भी दबाव में आकर के नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्यों? इन दोनों के गुणों में अंतर क्यों है? क्योंकि आप जंग लगे लोहे का अगर गर्डर लगा दोगे ना घर में, तो वो छत थोड़े से भार से क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, छत टूट जाएगी। इसका मतलब इस लोहे का उपयोग हम नहीं कर सकते, इस लोहे का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरी बात और पढ़ते हैं अपने, क्या कि जो आपके पास अंगूर है, ठीक है, अंगूर कई दिन तक आप गर्मी में रख दो, पड़ा रहने दो, तो अंगूर जो है वो बिल्कुल सड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पिलपड़ा हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, तो जो सड़ने को क्या कहते हैं? उसका कहते हैं किण्वन। ठीक है, तो अंगूर का किण्वन होने पर, ठीक है, क्या होगा भाई? वो अंगूर जो है वो खराब हो जाएगा। और क्या किण्वन हुए या खराब हुए अंगूर को आप खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। तो इसका मतलब अब अंगूर के गुणों में भी क्या आ गया है? अंतर आ गया है। ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये जानने के लिए कि यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर और आ जाओ, और अपने एक और काम करते हैं। अपने क्या करते हैं कि हम भोजन को जब पकाया जाता है, क्या होता है? जब भोजन को पकाया जाता है, तब भी भोजन के गुणों में अंतर आ जाता है। क्या हो जाता है? भोजन को पकाया जाता है तब भी इसके गुणों में अंतर आ जाता है। ठीक है, अगर आप कच्चा आलू खाओ और एक आलू की सब्जी खाओ, ठीक है, तो दोनों के स्वाद में क्या होगा? अंतर। क्यों? क्योंकि आलू के गुणों में क्या हो गया है? अंतर आ गया है। ठीक है, तो भोजन को पकाया जाता है तब भी उसके गुणों में अंतर हो जाता है। और हम भोजन खाते हैं, ठीक है, हम भोजन, या अपने यूं कहें कि भोजन का पाचन होता है। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, हमारे शरीर में भोजन का क्या होना बच्चों? भोजन का पाचन होना। ठीक है, ये भी जो है एक ऐसा परिवर्तन है, देखो कैसा परिवर्तन है कि हम जब भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, वो उसमें से विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं और ग्लूकोज अलग हो जाता है, और जैसे जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है वैसे वैसे वो काम आता रहता है। ठीक है, तो भोजन का हमारे शरीर में क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है, और पाचन होने के बाद में उस भोजन के गुणों में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। ठीक है, फिर एक लास्ट बात और पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इन सारी चीजों से हमें कैसे पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है होती है। चलिए बच्चों, हम सांस लेते हैं। एक लास्ट बात मैं क्या कर रहा हूं कि हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो सांस लेने में क्या परिवर्तन आता है? देखो, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को मैं क्या लिखता हूं? O2। ठीक है, तो O2 गैस को क्या करते हैं बच्चों? ग्रहण। व कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हो? CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी, क्या कि दूध फट जाता है, लोहे पर जंग लग जाती है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को जब पकाया जाता है भोजन का पाचन होता है, हम सांस लेते हैं। तो इन सारी चीजों के अंदर कुछ ना कुछ, जब ये सारे काम होते हैं तो इन सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है, और ये परिवर्तन अगर आप देखो तो ऐसे परिवर्तन हैं जो वापस नहीं बदल सकते। अगर फटे हुए दूध को मैं कहूं कि वापस सही दूध बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। मैं कहूं लोहे पर जंग लग गया और वो वापस सही लोहा बन जाए, अरे बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, खराब हुए अंगूर को सही हो जाए, ठीक है, वापस ताजा अंगूर बन जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि आलू की सब्जी बना ली हमने, पक गया आलू, अब कहें कि नहीं हमें तो पका हुआ आलू नहीं चाहिए, हमें तो गोभी की सब्जी बनानी थी, इसलिए आलू को वापस कच्चा कर दो और गोभी को पका लो। क्या ऐसा कर सकते हैं? किया है क्या कभी? नहीं किया ना। अरे होता ही नहीं ना, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब भोजन का पाचन करते हैं। चलो भाई, आपने खाना खा लिया, अब कहो कि नहीं मेरे को तो भूख नहीं थी, मेरे को तो खाना ही नहीं था, मैं तो उस भोजन को वापस कर निकालूंगा। तो आप कैसे ऐसे करके वापस निकाल दोगे क्या? अरे उल्टी हो जाएगी तो भोजन वापस निकल जाएगा क्या? वैसे की वैसी रोटियां वापस निकल जाएंगी, वैसे की वैसी सब्जियां वापस निकल जाएंगी?
गंदी उल्टी निकलेगी, है ना। तो ऐसा भी नहीं होगा कि जो भोजन का अपचन हो गया है वो वापस भोजन में नहीं बदल सकता। और तीसरा लास्ट देखो, क्या छठा नंबर देखो कि हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि CO2 ग्रहण करें और O2 निकालें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे प्रक्रम वापस नहीं जा सकते, ये सारे के सारे परिवर्तन वापस नहीं हो सकते। तो ऐसे परिवर्तनों को एक विशेष नाम दे रहा हूं मैं, एक स्पेशल नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं बच्चों, में गौर करना, स्पेशल नाम दे रहा हूं। इनको मैं कहता हूं, ऐसे परिवर्तनों को मैं क्या कहता हूं, रासायनिक परिवर्तन कहता हूं। ऐसे परिवर्तनों को क्या कहता हूं मैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहता हूं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, अगर आप डिफाइन करना चाहो, परिभाषा देना चाहो कि रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, तो आप देखें कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, देखो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा में लिख रहा हूं कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें क्या हो कि नए पदार्थ का निर्माण हो जाए। अरे दूध से फटा हुआ दूध नया पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि इसके गुणों में क्या है, अंतर है। ठीक है, जंग लगा लोहा अलग पदार्थ है, ठीक है, खराब हुआ किण्वन अंगूर जो है वो अलग पदार्थ हो गया। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसमें पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तथा नया पदार्थ पुनः प्रारंभिक पदार्थ में नहीं बदलता, प्रारंभिक पदार्थ में नहीं बदलता। ठीक है, तो आपने देखा कि जो नया पदार्थ बना है, फटा हुआ दूध वापस सही दूध नहीं बन सकता, जंग लगा लोहा वापस सही लोहा नहीं बन सकता। ठीक है, तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ में नहीं बदल सकता, उससे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको एक परिभाषा पता लगी कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आप चाहे ये चीजें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वाली परिभाषा जो है आपको याद रखनी है कि अगर कोई ऐसा किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हुआ हो, जिसमें क्या हो, नए पदार्थ का निर्माण हुआ हो, और नया पदार्थ जो है प्रारंभिक पदार्थ से क्या हो, गुणों में बिल्कुल भिन्न हो, और नया पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ में वापस ना बदल सके, तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हम दो बातें बढ़िया से सीखी। ठीक है, तो एक तो ये वाले एग्जांपल सीखे, एक रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा सीखी। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही जोरदार बात बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, जरूरी बात बताने वाला हूं। क्या, इधर देखो कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है ना, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अरे वाह, आपके लेसन का नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये आप जान चुके। क्या जाना बच्चों कि अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाए ना, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या हो गई है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। दूध फट गया तो मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई, लोहे पर जंग लग गया तो मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अंगूर का किण्वन हो गया तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गई, भोजन पक गया तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हमारे शरीर में भोजन का पाचन हुआ, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। ठीक है, हम सांस लेते हैं उसमें भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या पता लगा कि अगर पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई रासायनिक अभिक्रिया की। अब मैं एक रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख देता हूं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की मैं लिखता हूं परिभाषा। ये परिभाषा भी जो है आपको याद करनी है, आपको याद क्या करनी है, आपको समझनी है बस। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है ये आपको कॉपी में लिखनी है। इधर देखो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, देखें क्या कि
रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसी को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये आपके पास रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आ गई कि यदि किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होना तो उसी को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। क्लियर हुई बात कि यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो तो उसी को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें नया पदार्थ बनता है और नया पदार्थ पुनः प्रारंभिक पदार्थ या मूल पदार्थ में नहीं बदलता, उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पूरी बात जो मैंने लिखी है इसका एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने रासायनिक अभिक्रिया को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को और डिटेल से समझते हैं। देखो कि जो नया सिलेबस है वो एनसीईआरटी सिलेबस है ना। और एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर एक विशेषता है, चाहे उसमें कोई सी बुक हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, उनमें कुछ एक्टिविटी दे रखी है, क्रियाकलाप। ठीक है, क्रियाकलाप से जो टॉपिक आपको बताया जाता है उस टॉपिक को और डिटेल से और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। तो अपने भी कुछ साइंस के अंदर 3 क्रियाकलाप दे रखे हैं रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए। ठीक है, तो वो 3 क्रियाकलाप अपने करते हैं। चलो 3 एक्टिविटी अपने करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब अपने चलते हैं आगे। देखो आ जाओ, एक बात मुझे बताओ कि अगर पानी जो है वो बर्फ में बदल गया तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है या नहीं? अरे पानी बर्फ में बदल गया, ये रासायनिक परिवर्तन है या नहीं? नहीं है बच्चों, क्योंकि बर्फ तो वापस पानी में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें हैं जो मूल पदार्थ कोई बना नया पदार्थ पुनः मूल पदार्थ में बदल जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है और वो रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं है। क्लियर? तो इसलिए अपने आते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया को और समझने के लिए। हम क्या करते हैं बच्चों? हम 3 क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप को ना इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी। क्रियाकलाप नंबर 1.1। ठीक है, एक तो ये अपने करेंगे, एक अपने करेंगे क्रियाकलाप 1.2। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्टिविटी 1.2। फिर आएगा क्रियाकलाप, इसको तो बड़ा ही बनाना है, क्रियाकलाप। फिर तीसरा आएगा क्रियाकलाप 1.3। ठीक है, तो ये 3 क्रियाकलाप अपने को करने हैं। चलिए पहला करते हैं। क्या करना है? एक प्रैक्टिकल करना है आपको। एक प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है कि आपने एक इस तरीके का रिबन लेना है। रिबन, ठीक है, इस तरीके का रिबन लेना है। ये लो, ये एक रिबन ले लिया। ये रिबन जो है, ये हमने एक रिबन लिया है। ये रिबन वो नहीं है जो शादी में वो काटता है दूल्हा, वो रिबन नहीं है। ये रिबन अलग विशेष रिबन है। कौन सा? ये है मैग्नीशियम का रिबन। क्या किसका रिबन है बच्चों? ये मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन है। ये देखो, ये किसका रिबन है? मैग्नीशियम। ऐसे लिखना है, मैग्नीशियम का रिबन है। ये है मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूं मैं। इस मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। ठीक है, उस रिबन को काटा जाता है, इस रिबन को क्या करना है? हमने जलाना है। मैग्नीशियम रिबन जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तत्व पढ़े ना आपने 9th क्लास में, वही ये मैग्नीशियम है और उसका एक रिबन ले लिया है और इस रिबन को हम क्या करते हैं बच्चों? जलाते हैं। ठीक है, जलाने के लिए मैंने यहां पर कोई इस तरीके से
जलाने के लिए कोई भी एक स्रोत ले लिया, मोमबत्ती ले ली या कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या कर रहा हूं, मैं इसको जला रहा हूं, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम फीते को, रिबन को जलाया जाता है, ठीक है। तो जब जलाया जाएगा, तो किसी चीज को जलाया जाता है तो उसकी राख बनती है ना, तो इसकी भी राख बनेगी। इस राख को हमने गिरने नहीं देना, इस राख को हमने क्या करना है, ये एक मेरे पास एक कोई प्लेट है और इस प्लेट के अंदर यहां से जो राख बनेगी, उस राख को मैं क्या करता हूं, यहां पर एकत्रित कर लेता हूं। यहां से राख बन के नीचे गिरेगी और उस राख को मैं इस प्लेट के अंदर इकट्ठा कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे को एक एक्टिविटी करनी है, क्रियाकलाप करना है, ये मुझे एक प्रैक्टिकल करना है। ये जो मेरे पास जो राख बनेगी ना, ये राख जो है वो कैसी है, श्वेत चूर्ण है, ठीक है। क्या है, श्वेत चूर्ण, क्या है ये, राख, ठीक है। श्वेत चूर्ण बना, व्हाइट कलर का पाउडर बना। राख वैसे राख नहीं बनी जैसे लकड़ी जलाने पर राख बनती है या कोयला जलाने पर राख बनती है, वैसे नहीं बनी, ये श्वेत चूर्ण बना। क्यों, क्योंकि पदार्थ भी तो अलग था, मैग्नीशियम का रिबन था, ठीक है। तो ये एक हमने पहला प्रैक्टिकल करना है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो जो राख बनती है वो श्वेत चूर्ण बनती है। ये हमने एक प्रैक्टिकल किया, ठीक है। चलो ठीक है, देख लिया भाई, ये करके देख लिया। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दूसरे के लिए मैं क्या करता हूं कि एक इस तरीके से पात्र लेता हूं, ये लो, ये मैंने एक पात्र लिया और इस पात्र के अंदर इस पात्र के अंदर क्या करता हूं, एक पदार्थ का घोल भर रहा हूं। उस पदार्थ का नाम क्या है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नाम देखो क्या है कि इसके अंदर मैं एक पदार्थ भरता हूं, उस द्रव भरता हूं, इस पदार्थ का नाम क्या है, लेड ऐसे है, लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट का घोल लेता हूं, घोल का मतलब है विलयन, ठीक है। किसका लिया, लेड नाइट्रेट का। अब अगर आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे शब्द तो अपने को याद करने पड़ेंगे। इस शब्द का नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसका घोल लिया मैंने। ये शब्द आप बार बार बोलोगे ना, मेरे साथ बार बार दोहराओगे तो आपको याद होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ये लेड नाइट्रेट का घोल लिया और इस लेड नाइट्रेट के घोल में ना मैंने क्या किया कि एक और पदार्थ का घोल इसके अंदर मिलाया। किसका, पोटेशियम, ऐसे दिख रहा है देखो, पोटेशियम आयोडाइड। किसका, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का घोल इसके अंदर मिलाया। पहले लिया किसका घोल था, लेड नाइट्रेट का, इसमें मिलाया क्या, पोटेशियम आयोडाइड का घोल। तो ये घोल और ये भी घोल, घोल का मतलब क्या है, दोनों ही विलयन थे, दोनों ही द्रव थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनको मिलाया ना, तो इसके अंदर ठोस कण बन गए। क्या बन गए, ठोस कण बन गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ठोस कण बन गए। इस ठोस कणों को मैं क्या कहता हूं, अवक्षेप। क्या कहता हूं, अवक्षेप। तो मतलब इसका ठोस अवक्षेप बन गया, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा क्रियाकलाप किया, कुछ नहीं किया था, बस लेड नाइट्रेट का घोल लिया एक पात्र के अंदर, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला, दोनों ही द्रव थे, लेकिन डाला तो वहां पर ठोस बन गया। इस पात्र के अंदर क्या बन गया, ठोस पदार्थ बन गया, जिसको मैं कहता हूं कि इसका अवक्षेप बन गया, ठीक है। तो ये मैंने दूसरी एक्टिविटी की। चलिए अब तीसरी एक्टिविटी करते हैं। तीसरी एक्टिविटी में क्या देखा, तीसरी एक्टिविटी में ना हमें एक शंकु के आकार का फ्लास्क लेना है। क्या लेना है, शंकु के आकार का फ्लास्क। अब शंकु का आकार कैसा होता है, यूं किया, ठीक है, और ऐसे करके यूं शंकु बना देना है, ठीक है। ये शंकु बन गया। इस शंकु के आकार कांच का होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक शब्द दे रहा हूं, इसका नाम लिख रहा हूं शंक्वाकार फ्लास्क, मतलब शंकु के आकार का फ्लास्क। शंक्वाकार फ्लास्क लिया मैंने। अब इस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर क्या डालना है मुझे, इस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर मुझे जिंक डालना है। क्या डालना है, जिंक। ये मैंने इस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर क्या डालना है बच्चों, जिंक। ये जो डाला है मैंने, जिंक डाला है। और कैसा जिंक डाला है, दानेदार जिंक डाला है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर क्या डाल दिया, दानेदार जिंक, ठीक है।
अब इसके अंदर ऊपर से क्या डालता हूं, ऊपर से यहां से मैं इसके अंदर डालता हूं तनु, तनु, ये लो, ये मैंने इसके अंदर डाला तनु सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या मिलाया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल तो है H2SO4, H2SO4 नाइन्थ वगैरह में आपने सुना होगा, ठीक है, ये एक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब है उसके अंदर पानी मिलाकर के उसको थोड़ा पतला किया हुआ है, ठीक है, तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। तो जैसे ही इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया ना, तो इस दाने, जिंक के दानों के पास कुछ बुलबुले से बढ़ते दिखाई देते हैं, इस बुलबुले से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं इसके चारों तरफ जो है, ठीक है, और यहां पर एक गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, एक गैस बन जाती है, गैस के कण में निकलने लग जाते हैं, गैस निकलती है, ठीक है। और कौन सी गैस निकलती है बच्चों, यहां पर जो गैस निकलती है वो होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके अंदर एक गैस निकलती है, वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों इसके अंदर। चलिए, ये मैंने तीसरा प्रैक्टिकल किया, और जब मैंने इस फ्लास्क को हाथ लगाया ना, तो मैंने देखा कि ये फ्लास्क जो है क्या हो चुका है, पहले से गर्म हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने 3 क्रियाकलाप करे, 3 एक्टिविटी करी। पहले में रिबन को जलाया, दूसरे में लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाया, और तीसरे के अंदर दानेदार जिंक के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, तो हाइड्रोजन गैस निकली और फ्लास्क जो है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। क्लियर। तो ये जब मैंने 3 एक्टिविटी करी ना, तो मुझे एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई, इसको समझे आप, देखें, मुझे एक बात समझ में आई कि यार ये तीनों ही परिवर्तन ऐसे हैं कि जब ये राख बन गई, तो इस राख से मैं वापस मैग्नीशियम नहीं बना सकता, इस राख से मैं वापस मैग्नीशियम नहीं बना सकता, और ये जो ठोस अवक्षय बना है, इससे मैं वापस लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड नहीं बना सकता। और इसी तरीके से इस दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया तो हाइड्रोजन गैस निकली। अब इस हाइड्रोजन गैस से वापस मैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक नहीं बना सकता। इसका मतलब ये तीनों के तीनों परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तीनों के तीनों परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, और इन्हीं को ही मैं क्या कहता हूं, रासायनिक अभिक्रिया कहता हूं। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहां पर क्या हो रहा है कि इन तीनों से मैं एक रिजल्ट निकाल रहा हूं, क्या कि यहां पर या तो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो। अवस्था में परिवर्तन का मतलब जैसे यहां पर द्रव था, ये भी द्रव था, दोनों को मिलाया तो ठोस बन गया, ठीक है, द्रव से क्या बन गया, ठोस। ऐसे ये कोई जो है कोई ठोस से, यहां पर देखो, यहां पर इस ठोस और द्रव से क्या बन गई, गैस। मतलब अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन, कि कोई ठोस से, कोई द्रव से ठोस बन रहा है, कोई ठोस से गैस बन रहा है, ठीक है। तो अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो ये तो एक तो ये परिवर्तन हो, या फिर किसी के रंग में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो बच्चों, रंग में परिवर्तन हो, कि रंग बदल जाए, या फिर क्या हो कि आप और इसके अंदर देख सकते हैं कि आपके पास इसके अंदर कोई गैस निकल रही है। जैसे आप यहां पर देखो क्या निकल रही है, गैस, कि यहां पर क्या हो, गैस निकले, गैस का उत्सर्जन हो, गैस का उत्सर्जन हो। और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, निकलना, कि गैस निकले, या फिर क्या हो कि ताप में परिवर्तन हो। क्या हो बच्चों, ताप में परिवर्तन हो, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई परिवर्तन हो, इस तरीके के परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन कैसे हो, ये परिवर्तन हो हमारे पास, ये परिवर्तन कैसे होने चाहिए, रासायनिक परिवर्तन होने चाहिए। कैसे परिवर्तन होने चाहिए, रासायनिक परिवर्तन होने चाहिए। तो अगर ये रासायनिक परिवर्तन होंगे तो इन्हीं को ही मैं क्या कह दिया करूंगा बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कह दिया करूंगा। इसी को ही मैं क्या कह दिया करूंगा, कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो अगर अब आप देखो रासायनिक अभिक्रिया को और अच्छे से समझ गए,
ठीक है, क्या समझ गए कि यार किसी पदार्थ की अवस्था बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उससे कोई गैस निकले, उसके ताप में कोई परिवर्तन हो जाए, और ये परिवर्तन कैसे हो, रासायनिक परिवर्तन हो, तो इसी को ही मैं रासायनिक अभिक्रिया कहता हूं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका भी ले लें आप एक स्क्रीनशॉट। और आज आप एक बढ़िया चीज सीख गए, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जिससे नए पदार्थ का निर्माण हो और नया पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ में वापस ना बदले, तो उसको अपने रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में किसी की अवस्था बदल सकती है, किसी का रंग बदल सकता है, किसी से गैस निकल सकती है, किसी के ताप में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की ये आपकी पहली क्लास खत्म हुई। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, आज तो सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कल क्या सीखेंगे, रासायनिक समीकरण। कल फिर आपको एक क्लास मिलेगी। इस तरीके से डेली आपको एक एक क्लास मिलती जाएगी और आप डेली मेरे साथ पढ़ते रहना, ताकि जब स्कूल लगे तब आप क्लास में जाओ तो आपको ये सारी चीजें आती होंगी। जब टीचर पढ़ाएंगे तो आपको मजा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप हीरो बन जाओगे कि वाह ये तो मेरे को आता है। समझ आए ये बात। ठीक है, तो अब क्या करें, आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज की वीडियो को लाइक भी कर दो। बढ़िया लगी है तो क्या कर दो, लाइक कर दो, और सारे दोस्तों को भेज दो, जितने भी आपके क्लासमेट है सबको भेज दो और उनको कहो कि आ जाओ भाई, हम साथ साथ चलते हैं और सर के साथ साथ पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो। गुड लक, गुड बाय।